ओके जी, तो बात हो गई कि जिसको ईमेल कह रहे नहीं करनी आती, तो आप उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी ईमेल नहीं कर सकते वो बेशक व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ बनाना भी बहुत आसान है, अगर आप पीडीएफ बनाना भी सीख जाएं तो वो भी अच्छी बात है, सीखा ही होगा, आपको आता होगा बल्कि। और अगर नहीं आता तो बेशक 3 तस्वीरें या 4 जितनी भी आपकी टेस्ट की हैं तो आपने वो भेज देनी है। 8.1 के अंदर हमने सारा लीनियर का काम कर लिया, लीनियर का काम वहीं पर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास कौन सी होती हैं? जैसे लीनियर में था कि सबसे बड़ी पावर एक ही पावर वेरिएबल की होनी चाहिए और वो पावर कितनी थी? 1। क्वाड्रेटिक के अंदर क्या है कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए? 2। 2 से ज्यादा बड़ी पावर ना हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए क्या कंडीशन है कि वेरिएबल की पावर हमारे पास 2 हो, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि x की पावर कितनी है? 2। x पावर 2, 2 पावर से छोटी पावर हो सकती है, कौन सी हो सकती है? जैसे कि 1 हो भी सकती है और ना भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल की पावर अगर 2 इक्वेशन के अंदर मौजूद है तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक। 2 पावर से बड़ी ना हो, 2 पावर से छोटी हो सकती है, और छोटी पावर सिर्फ हमारे पास एक ही है कि यहाँ पर क्या है? x की पावर 1, ठीक है, साथ में एक कांस्टेंट है। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर 3 टर्म्स हो सकती हैं। मैक्सिमम टर्म्स की तादाद कितनी होती है? 3 टर्म्स हो सकती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। एक वो वाली जिसके अंदर x की पावर 2 हो, एक वो हो सकती है जिसके अंदर x की पावर 1 हो, और एक ऐसी हो सकती है जिसके अंदर कांस्टेंट हो। लेकिन अगर ऐसा है कि ये वाली कोई एक टर्म इन दोनों में से, x पावर 1 वाली या कांस्टेंट में से अगर कोई सी एक टर्म मौजूद ना भी हो लेकिन x स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है, तो ऐसी इक्वेशन क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। तो क्या कंडीशन हुई कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी हो? 2, जैसे कि यहाँ पर आपको 2 नजर आ गया, प्लस यहाँ पर मैं अगर सिर्फ c लिख देती हूँ, ठीक है, तो भी ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 2 यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से अगर यहाँ पर मेरे पास ax स्क्वायर आ जाए और प्लस कौन सी दूसरी टर्म आ जाए? प्लस bx, कांस्टेंट वाली टर्म मौजूद ना हो, तो भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल की पावर कितनी है? वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2। अब अगेन ऐसा नहीं हो सकता, जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके पास a है और डिवाइडेड बाय किसके है? x स्क्वायर के। a डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पावर आप ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, x को आप ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये पावर कितनी हो जाएगी? -2, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास कोई भी पावर नेगेटिव हो। पावर हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए, पहली बात, कि जैसे यहाँ पर 2 है, एक इंटीजर है, यहाँ पर 1 है, एक इंटीजर है, पावर इंटीजर्स होनी चाहिए। कोई भी पावर आपके पास नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास कोई बटे में वैल्यू आ जाए, जैसे कि आप लिखें a और x की पावर लिखते हैं कितनी? 1/2, ठीक है। तो x की पावर 1/2, इसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ना ही लीनियर के अंदर। इसी तरह से x की कोई नेगेटिव पावर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक की हम बात कर रहे हैं या लीनियर की बात करें, x की कोई नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। पावर कैसी होनी चाहिए? या पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होनी चाहिए, और उनको क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, पॉजिटिव एंड इंटीजर। जैसे कि ये हमारे पास 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर पावर कितनी है? 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है,
ठीक है। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है कि bx वाली टर्म मौजूद ना हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कि c वाली टर्म मौजूद ना हो, या ये दोनों ही मौजूद ना हो, लेकिन x की पावर 2 अगर इक्वेशन के अंदर मौजूद है और इससे बड़ी कोई और पावर नहीं है, 2 से बड़ी पावर कोई और नहीं है, और जितनी भी पावर्स हैं वो पॉजिटिव हों, और दूसरी क्या कंडीशन है कि वो इंटीजर्स हों, ठीक है। तो फिर क्या है कि ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अगेन कंडीशन लगी हुई है कि a 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये कांस्टेंट b और c के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, ये चाहे नेगेटिव हो जाए, कांस्टेंट की बात हो रही है, चाहे b नेगेटिव हो जाए, चाहे c नेगेटिव हो जाए, या ये b 0 भी हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपने a को 0 के बराबर कर दिया तो ये पूरी पहली टर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है। 0 x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 के बराबर आ जाएगा। इक्वेशन के अंदर कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 2 हो ऐसी टर्म मौजूद नहीं रहेगी। देयरफॉर a के ऊपर कंडीशन है कि a 0 के बराबर ना हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि x की पावर यहाँ पर 2 मौजूद है। इसी तरह से x² माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखें यहाँ पर x वाली टर्म, जो ये bx वाली टर्म थी, ये वाली टर्म यहाँ पर नहीं है, ठीक है, लेकिन चूंकि 2 पावर वाली टर्म मौजूद है, x² माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से 7x² प्लस 9x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये सारी की सारी हमारे पास क्वाड्रेटिक है। बट x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर वाली कोई टर्म मौजूद नहीं है। x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन मौजूद है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये हो गई क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन। इन जनरल ये कैसे लिखी जाती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। साथ में ये कंडीशन लाजमी लिखनी होती है कि a 0 के बराबर नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब वही है कि आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। 3 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक है। इसमें से हम आज मेरे ख्याल से एक ही पढ़ लेते हैं, बहुत ऐसी। पहला है कि फैक्टर बनाने का मेथड है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। जितनी, एक और बात याद कर लें, वेरिएबल की जितनी पावर होती है, ठीक है, सबसे बड़ी पावर, जैसे यहाँ पर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2, तो आपके पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 ही आंसर आने चाहिए, ठीक है। जितनी वेरिएबल की पावर उतने ही आपके पास आंसर आने चाहिए। इस इक्वेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो आपके पास x की 2 ही वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। कल जैसे हमने काम किया था लीनियर का, x की पावर कितनी थी, 1, तो आपके पास x की एक ही वैल्यू आती थी उसके अंदर, ठीक है। तो जितनी आपके पास वेरिएबल की पावर होगी, मैक्सिमम पावर, उतने ही हमारे पास x की वैल्यूज आंसर के अंदर आएंगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वेरिएबल की 2 वैल्यूज आ रही होंगी, ठीक है। अब पहला रूल जो है वो क्या है, पहला जो मेथड है वो कौन सा है, फैक्टराइजेशन। फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाने या मिड टर्म ब्रेक करनी एक ही बात कहलाती है, ठीक है। कैसे बनाए जाते हैं, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब आपने देखना है कि यहाँ पर a वाली टर्म कौन सी है, b कौन है और c कौन है, ठीक है। a की टर्म कौन सी है, b वाली टर्म कौन सी है और c वाली टर्म हमारे पास कौन सी है। तो a की टर्म जो x² के साथ वाली टर्म है वो हमारे पास a होता है। a की वैल्यू कितनी है इस वक्त, 6, ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास है 6। b, b किसके बराबर है, जो x के साथ वाली टर्म है, ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास है -1, ठीक, क्योंकि x के साथ एक माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये -1 है।
और c किसके बराबर है, c की वैल्यू हमारे पास है कितनी, -2। जो कांस्टेंट वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, c के बराबर। x स्क्वायर वाली टर्म a के बराबर है, x के साथ जो कांस्टेंट है वो b के बराबर है, तो b की वैल्यू इस वक्त -1 है, और c किसके बराबर है, -2 के। मिड टर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है कि आपने a और c को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। a और c को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है, -12, ठीक है। a और c को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर कितना आ रहा है, -12। हमने ऐसे दो नंबर्स लिखने होते हैं, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक करनी है, मतलब कि ये वाली जो टर्म है, मिड टर्म कौन सी है, ये वाली टर्म, ठीक, -x। मिड टर्म ब्रेक का क्या मतलब है कि आपने इस टर्म को दो हिस्सों में लिखना है, मिड टर्म ब्रेक, ठीक है। इसको आपने दो हिस्सों में लिखना है, ऐसे दो नंबर्स की फॉर्म में कि अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आए -12, और अगर आप उन्हें जमा या फिर माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर कितना है, जो यहाँ पर आंसर है -x। ऐसे दो नंबर्स कि आप उनको मल्टीप्लाई करें तो a और c की मल्टीप्लीकेशन आए, a और c की मल्टीप्लीकेशन इस वक्त कितनी बन रही है, -12, और दोनों को अगर आप जमा या माइनस करते हैं तो आपके पास यही वाला आंसर है जो इस वक्त दरमियान में मौजूद है, ठीक है। तो दो नंबर्स जिनका आंसर 12 आ रहा होता है, या तो वो 6 और 2 होते हैं, ठीक है, लेकिन इनको जमा माइनस करने से आपके पास -1 नहीं आएगा। या फिर कौन से हैं, 4 और 3, ठीक है। 4 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी आपके पास आंसर कितना आता है, 12, ठीक। लेकिन क्या होना चाहिए, नेगेटिव साइन आना चाहिए। आपने क्या करना है, एक एक नंबर आप लिखेंगे -4, और दूसरा नंबर कौन सा लिखेंगे, +3। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा -12, ठीक हो गया। मल्टीप्लीकेशन से m लिख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन से आपके पास -12 आ रहा है, और दोनों नंबर्स को अगर आप जमा करें, ठीक है, -4 में अगर आप जमा करते हैं कितना, 3, तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है, -1। तो आंसर इन दोनों का आना चाहिए वही वाला जो इस वक्त b की वैल्यू है, वो -1 है, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपके पास आंसर कितना आना चाहिए, -12, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने लिख ली, ठीक। अब हमने मिड टर्म ब्रेक की, 6x² -4x +3x -2, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया कि -4 और 3 के साथ हम कर सकते हैं, -4x +3x -2, दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -12 आ रहा है, और जब आप इन दोनों को जमा कर रहे हैं तो आपके पास -x आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया मिड टर्म ब्रेक का ये मेथड है। अब आपको क्या करना है, इन दो टर्म्स में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है, पहली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो लिख लें, जैसे कि इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बाकी कितना रह जाएगा, 3x, और यहाँ पर कितना रह जाएगा, -2। इसी तरह से लास्ट टू टर्म्स में से सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है, 1 के अलावा कोई और चीज इन दोनों के अंदर कॉमन नहीं है, 1 को कॉमन लिया, 3x -2 = 0। जब भी आप मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके ये दो फैक्टर लाजमी तौर पर इक्वल होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से दो फैक्टर्स, जब आपने कॉमन ले लिया, जब आपने टर्म्स यहाँ पर कॉमन ले ली, यहाँ पर आप देखें कि 3x -2 यहाँ पर भी आ रहा है और 3x -2 यहाँ पर भी आ रहा है। ये दो फैक्टर लाजमी तौर पर एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। अब देखें, अब क्या होगा कि इसके साथ हम एक फैक्टर बना देंगे 3x -2, और एक फैक्टर आ जाएगा 3x -2, और इस वाली टर्म को, ये 2x है और यहाँ से जो आपने ये कॉमन लिया हुआ है +1, इसको हम क्या करेंगे, एक फैक्टर बना देंगे। एक फैक्टर आपके पास आ रहा है 2x + 1, और एक फैक्टर कौन सा आ रहा है, 3x -2 = 0। यहाँ तक कोई बात आपने पूछनी हो? जी मैम, अगर हम लोग a और c को मल्टीप्लाई ना भी करें, लाइक 2 6 और 12 ना भी करें, तो 6 और -1 के साथ 3 और 2 के फैक्टर्स भी तो बन रहे हैं, तो क्या वो, अगर हमने वो लगा दिया तो क्या वो रॉन्ग कंसीडर 3 होगा और 2 आंसर? के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी कंडीशन ये पूरी होनी चाहिए कि a और c को मल्टीप्लाई करने से आपके पास वही आंसर आए, -12,
ठीक है, ये कंडीशन लाजमी है कि आपने इनको अच्छा मल्टीप्लाई करके देखना है कि आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, -12। ठीक है, तो अब आपके पास अगेन दो कंडीशंस हैं। एक है कि आप -6 को 2 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, -6 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी आपके पास आंसर कितना आ रहा है, -12। ठीक है, या -2 को पहले लिख लें, या 6 को पॉजिटिव कर लें, 6 को पॉजिटिव कर लें और क्या करें, माइनस के साथ, 2 के साथ माइनस का साइन लगा दें, 2 के साथ आप माइनस का साइन लगा दें तो भी आंसर कितना आता है, -12। लेकिन ये दोनों हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि एक और बात भी है कि इन दो नंबर्स को आप जमा करें तो आपके पास यही वाली वैल्यू आनी चाहिए जो इस वक्त बी की वैल्यू है। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है, -1। तो इन दो नंबर्स को जमा करने से आपके पास कभी भी -1 नहीं आ सकता, -6 और 2 के साथ कभी भी -1 नहीं आ सकता, इसलिए ये दोनों कंडीशंस गलत हो गई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है कि आप दो नंबर्स और लिख लेते हैं, दो कंडीशंस को आपने साथ लेकर चलना है। आंसर मल्टीप्लिकेशन के साथ -12 आए और जमा करने से आपके पास कितना है, -1। ठीक है, तो अब एक और कंडीशन भी है, वो क्या है कि आप यहाँ पर 4 लिख लें और यहाँ पर जो दूसरा नंबर है वो लिख लेते हैं -3। ठीक, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -12। सही हो गया। लेकिन अब क्या है, अब एक और बात है कि इन दोनों को नंबर्स को जमा करने से 4 में आप जमा करते हैं कितना, -3। ठीक है, मतलब कि ये माइनस साइन ही रह जाता है, माइनस प्लस से ये माइनस साइन ही आएगा। 4 में आपने जमा किया -3 तो आपके पास रिजल्ट आया 1। अगेन हमें यहाँ पर 1 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे -1 चाहिए। इसका मतलब है कि ये कंडीशन भी गलत हो गई। लास्ट एक कंडीशन कौन सी रह गई, लास्ट एक कंडीशन है कि -4 आप पहले करते हैं, माइनस साइन लगाएं 4 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो अगेन आंसर कितना आता है, -12। ठीक है, और इन दोनों नंबर्स को जब आप जमा करते हैं, -4 में जब आप जमा करते हैं प्लस का 3 तो आपके पास आंसर वही आ रहा है जो इस वक्त हमें चाहिए, वो कितना आ रहा है, -1। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ए और सी की मल्टीप्लिकेशन आपको पता होनी चाहिए क्या आ रही है, और उन दो नंबर्स को आपने अगर जमा करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए, जो बी की वैल्यू है। तो ये इसको करने का मेथड है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, जब फैक्टर बनाना भी मैंने आपको बता दिया कि फैक्टर, ये दो चीजें कॉमन आ रही हैं, इससे एक फैक्टर ये बन जाएगा जो कॉमन है, और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा कि यहाँ से 2x और यहाँ से जो भी वैल्यू है प्लस के साथ है या माइनस के साथ है वो वैल्यू आ जाएगी। अब ये दोनों टर्म्स 0 के बराबर हैं तो इसका क्या मतलब है कि इनमें से हर टर्म 0 के बराबर हो सकती है। 2x + 1 भी 0 के बराबर है और इसी तरह से 3x - 2 को भी आप 0 के बराबर कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके पास x की दो वैल्यूज आनी चाहिए, x की दो वैल्यूज आ गई हैं। इन दोनों वैल्यूज को आप एक सेट के अंदर लिख देंगे, दिस सेट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट। ठीक है, आज बस यहीं तक, 11 बज गए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे क्योंकि कल अब टेस्ट नहीं है, तो कल इंशाल्लाह हम इसको पढ़ लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।